नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि में खबरों की शुरुआत करेंगे तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। एडवेंचर और वेलनेस टूरिज्म के जरिए बनेगा वैश्विक पर्यटन स्थल। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा कहना है और ऐसे में 13 डिस्ट्रिक्ट तो वहीं 13 न्यू डेस्टिनेशन के माध्यम से केंद्रों का विकास हो रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन बातों को सामने रखा और उनका ये भी कहना था कि रोड कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा देना है, ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की और इस मीटिंग के दौरान ही उन्होंने इन बातों की घोषणा की कि रोड कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलने का काम जारी है। और ऐसे में जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है उसके अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। तो एडवेंचर और वेलनेस टूरिज्म के जरिए वैश्विक पर्यटन स्थल बनाया जाना है। तो वहीं देहरादून में इंडियन आइडल फाइनल राउंड में पहुंचे पवनदीप, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपील की है। तो इंडियन आइडल के फाइनल राउंड में पवनदीप पहुंचे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये अपील की गई है। उन्होंने अपील में कहा है कि एक कार्यक्रम में पवनदीप को वोट करने की जरूरत है। तो फाइनल राउंड के लिए जनता की वोटिंग जरूरी बताई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से अपील की गई है कि जो देहरादून से इंडियन आइडल में पवनदीप गए हैं उनको जनता अगर वोट करती है तो उनकी जीत की उम्मीदें और बढ़ जाती है। तो पावर के रहने वाले हैं गायक पवनदीप राजन। हमारी देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल में अपनी गायकी के दम पर न सिर्फ देशवासियों के दिलों में जगह बनाई है बल्कि उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया है। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से पवनदीप के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मेरी उत्तराखंड वासियों से अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पवनदीप को वोट और सपोर्ट करें। और देहरादून में हरिद्वार महाकुंभ को लेकर के एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी में कोरोना की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। तो नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की अनिवार्य कर दी गई है। हरिद्वार में 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक महाकुंभ का आयोजन होगा। हर दिन करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। विशेष पर्वों पर करीब 50 लाख लोगों के स्नान करने की संभावना जताई गई है। हरिद्वार महाकुंभ मेले में कुल 6 स्नान पर्व पड़ेंगे। तो उत्तराखंड सरकार को सभी राज्य सरकारों को ये बताना होगा और इसका भरपूर प्रचार करना होगा कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। तो यानी यात्रा के दिन से 72 घंटे पहले जो टेस्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट अगर कोई लेकर आता है यात्री तो उसे ही अनुमति महाकुंभ में मिलेगी। तो ये लाना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना रिपोर्ट के किसी को प्रवेश नहीं मिल पाएगा, वरना उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। श्रद्धालु ऐसी टेस्ट रिपोर्ट की हार्ड कॉपी या अपने मोबाइल फोन में भी रख सकते हैं। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्व कब है। तो 27 फरवरी माघ पूर्णिमा को पहला पर्व होना है और 11 मार्च महाशिवरात्रि को दूसरा पर्व मनाया जाएगा। तो वहीं 12 मार्च को सोमवती अमावस्या को पड़ेगा तीसरा पर्व। और बात की जाए चौथे पर्व की तो 14 अप्रैल को बैसाखी का चौथा पर्व पड़ेगा। 21 अप्रैल को रामनवमी को पड़ेगा पांचवा पर्व। तो ये 5 ऐसे पर्व जब महाकुंभ के लिए मुख्य स्नान पर्व जो कहे जाते हैं, ये 5 पर्व बताए जा रहे हैं। तो 11 मार्च महाशिवरात्रि को दूसरा पर्व होना है और वहीं 12 मार्च को सोमवती अमावस्या को पड़ेगा तीसरा पर्व। 14 अप्रैल बैसाखी को पड़ेगा चौथा पर्व। तो वहीं 21 अप्रैल रामनवमी के दिन पांचवा पर्व पड़ेगा। तो स्नान करने का एक जो स्नान श्रद्धालु करना चाहते हैं महाकुंभ के अवसर पर, ऐसे में जो
हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन इस बार हो रहा है। 5 पर्व ऐसे पड़ने वाले हैं जब श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं और जिस तरीके से इस महाकुंभ में डुबकी को बेहद महत्व माना जाता है और गंगा में लोग डुबकी लगाने जाते हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। तो सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर के तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, पहले इस बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आस्था का महापर्व महाकुंभ हरिद्वार में होने जा रहा है, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए अधिकारियों के भी लगातार दौरे यहाँ हरिद्वार में हो रहे हैं। गढ़वाल आयुक्त भी अपना निरीक्षण कर चुके हैं कुंभ की तैयारियों को लेकर। कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देहरादून से लेकर हरिद्वार तक जो कुंभ के लिए निर्माण कार्य होने थे उनको तमाम कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि जो काम रह रहे हैं वो 31 जनवरी तक काम निपटा लिए जाए। तो कहीं ना कहीं कुंभ को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हर सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर आईजी कुंभ ने भी यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था बना ली गया है। उनके कुंभ के लिए अलग से थानों का निर्माण हो रहा है और जो इसमें यहाँ पर कुछ और फोर्स को भी एक्स्ट्रा लगाया गया है क्योंकि कुंभ का महापर्व है, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर व्यवस्था बना ली गई है। जी, वैसे फहीम, ये भी कहा जा रहा है कि एसओपी भी जारी कर दी गई है और लोगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 72 घंटे पहले अगर कोरोना टेस्ट कोई करवाता है, जो 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होगी वही लाना अनिवार्य बताया जा रहा है। बिल्कुल, अब क्योंकि अब केंद्र सरकार के द्वारा कुंभ को लेकर नई एक एसओपी जारी की है जिसके द्वारा जो भी कोई स्नान करने के लिए हरिद्वार में आएगा तो अनिवार्य तौर पर कोविड का टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। उसको देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। कहीं ना कहीं इसके चलते अब लोगों के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति बन गई है क्योंकि पहले क्या था, पहले क्योंकि जो मकर संक्रांति का स्नान था उसको ट्रायल के रूप में लिया गया था, उसमें सभी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी थी, हर घाटों पर स्नान करने की भी अनुमति हुई थी, तो उसको लेकर पूरी व्यवस्था चाकचौबंद कर ली गई थी। लेकिन जो कोरोना के चलते और हाईकोर्ट ने भी कुंभ के कार्यों को लेकर और एक सरकार से सवाल जवाब मांगा था कि अब कुंभ के चलते जो क्योंकि कोविड काल में जो कुंभ है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है और उसके लिए किस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि भारी संख्या में लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं कोविड को निमंत्रण की बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, तो इसके चलते क्या व्यवस्था बनाएगा, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एसओपी जारी किया। जिसमें अगर स्नान की बात की जाए, क्योंकि आस्था की डुबकी का बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है महाकुंभ में, तो अगर जो श्रद्धालु स्नान करना चाहते हैं तो क्या उन्हें किसी तरीके के ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि नंबर वाइज उन्हें आगे बढ़ना होगा और उसके बाद ही वो काफी लंबे समय तक घाटों पर नहीं इंतजार कर पाएंगे, डुबकी लगाने के बाद वो वापस चले जाए ताकि दूसरे श्रद्धालु तुरंत वहां पर प्रवेश कर सके, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से उसके चलते एक नारा भी दिया है, स्लोगन भी दिया है, 3 डुबकी, आस्था की 3 डुबकी। ये सबको निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक टीम भी इसके लिए गठित हुई है कि श्रद्धालु कम से कम 3 डुबकी लगाएं और उसके बाद उस जगह को छोड़ दे, क्योंकि भीड़ क्राउड मैनेजमेंट को संभालने के लिए भी ये एक अनोखा प्रयास है, क्योंकि 3 डुबकी लगाने के बाद लोगों को वहां से निकलना होगा और घाटों का जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, एक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया बनाई जा रही है कि उसमें लोगों के मोबाइल नंबर पर एक घाटों का नंबर भी आएगा जिसमें उनको किस टर्म में निर्देश दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी एक पूरी प्रक्रिया है और उसके लिए वो कब प्रक्रिया जारी होगी, नोटिफिकेशन के बाद उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। जी, वैसे सुमित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एसओपी भी जारी कर दी गई है देहरादून में और आप जो महाकुंभ की आस्था को महापर्व के तौर पर देखा जाता है हिंदुओं का, ऐसे में स्नान करने के लिए भी यहाँ पर दर्शक पहुंचेंगे और जो श्रद्धालु बताए जाते हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी में प्रदेश के पहले थीम पार्क और आधुनिक सुविधाओं से लैस कंडोलिया पार्क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड का पहला ऐसा पार्क है जिसके अंदर थिएटर और सभी आयु के वर्ग के लिए समुचित व्यवस्था होगी। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस ये पार्क उत्तराखंड का पहला ऐसा पार्क होगा जो पर्यटन की दृष्टि से जिले को नए आयाम देने में कारगर सिद्ध होगा। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी पौड़ी का आभार व्यक्त किया। धन सिंह रावत ने बताया कि इस पार्क के निर्माण के लिए जिला योजना और पर्यटन विभाग के माध्यम से 2.5 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई थी।
तो उत्तराखंड में पौड़ी में इस पार्क का उद्घाटन हो चुका है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस पार्क के निर्माण में करोड़ों की लागत का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब जब ये पार्क पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, दर्शकों के लिए भी जल्द ही खुल जाएगा। कनोलिया पार्क का विधिवत उद्घाटन 28 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और उस दिन हमारे यहाँ के विधायक जी हो गए, हमारे सभी यहाँ पौड़ी जिले के मंत्री लोग हो गए, सभी लोग इसमें आ रहे हैं। और जो कनोलिया पार्क में ये बहुत अच्छा पार्क जो बन रहा है, इसमें ओपन थिएटर से लेके बच्चों के खेल से लेके सब प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हैं और पूरे उत्तराखंड में अपने आप में एक अद्भुत पार्क बन रहा है। और इस पार्क के लिए राज्य सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसे दिए हैं, जिला प्लान में भी दिए हैं और पर्यटन से भी दिए हैं। मैं एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के विधायक का और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जो तय समय था उस समय में ये पार्क बनके तैयार हो गया है और 28 तारीख को विधिवत इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। कनोलिया पार्क। तो वहीं देहरादून में पुलिस के लिए चुनौती बना साइबर अपराध, साइबर क्राइम पर रखी जा रही है निगाह। एसएसपी ने कहा है कि साइबर क्राइम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में साइबर क्राइम पर निगरानी रखी जा रही है। तो साइबर क्राइम में ठगी जैसे आर्थिक अपराध बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। तो वहीं साइबर क्राइम किसी स्थान विशेष से जुड़ा नहीं होता है। साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। तो एसएसपी ने ये तमाम बातें कही हैं क्योंकि साइबर क्राइम में शिकायतें लगातार दिन पर दिन दर्ज हो रही हैं और बढ़ोतरी भी इन शिकायतों में देखी जा रही है। तो ऐसे में एसएसपी ने ये कहा है कि साइबर क्राइम पर निगरानी तो रखी जा रही है, लेकिन अपने तरफ से भी लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। और साइबर क्राइम में ठगी जैसे आर्थिक अपराध के पैमाने लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट का प्रचलन बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा जा रहे हैं, तो नेचुरली जो इसमें आपराधिक तत्व हैं वो भी उनके पीछे पीछे इंटरनेट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जा रहे हैं। और साइबर क्राइम को पकड़ना एक वास्तव में एक बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि ये किसी क्षेत्र से या किसी राज्य से या किसी जिले से बंध के नहीं होता है। क्राइम करने वाला कहीं बहुत दूर बैठा हो सकता है, वो किसी तीसरे के माध्यम से भी इस क्राइम को करा सकता है। तो एक तरफ जहाँ पर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन इज बेस्ट थिंग। तो लोगों को जागरूक किया जाए कि वो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उनका पासवर्ड, लॉगिन आईडी, ये चीज़ें लीक हों या कोई अपनी इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को भोलेपन में या सरलपन में न दें। दूसरी ओर इस प्रकार के जो क्राइम अगर एक बार घटित हो जाए तो उनको क्रैक करने के भी। उत्तराखंड में डोईवाला में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां हो रही हैं। परेड में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टुकड़ी शामिल की गई है। ब्रांच मिलिट्री इक्विपमेंट ने तैयार की एनएसजी कमांडो की ड्रेस। तो एनएसजी कमांडो ड्रेस पहनकर परेड में शामिल होंगे। मिलिट्री इक्विपमेंट के संचालक ने जानकारी दी है। यह हमारे लिए बेहद गौरव का विषय। विनोद कुमार की तरफ से ये कहा गया कि एनएसजी कमांडो ड्रेस पहनकर परेड में शामिल होने की जो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है, उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और खुशी जाहिर की। हाँ, ये सच है कि मिलिट्री इक्विपमेंट ने अभी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से हमारा ब्लैक कैट कमांडोज, उनको जो हमारा देश का राष्ट्रीय त्यौहार है आरडी परेड 26 जनवरी के लिए इक्विपमेंट और यूनिफॉर्म अरेंज कराया है, प्रोवाइड किया है। कुछ दर्जे का इक्विपमेंट है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट पर डेवलप हुई हैं चीज़ें। और ये जो भी राजपथ पर पहनकर इसको प्रदर्शन करेंगे उसके लिए तैयार किया गया है। हाँ जी, यहाँ पर हम लोगों को जो भी मेरे पास लोग काम कर रहे हैं 60-70 कुछ ट्रेनीज हैं, कुछ अस्थायी तौर पे हैं, कुछ रेगुलर हैं काम करने वाले। तो हमारा प्रयास है सभी लोगों को एक रोज़गार भी प्रोवाइड किया जाए और जनभागीदारी यही है कि भाई सभी लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता है तो अच्छा है। तो बहुत हो रही है कि हमारे बनाए हुए इक्विपमेंट्स को फौजी भाई पहनेंगे और परेड में शामिल होंगे। हमें सबको बहुत खुशी हो रही है और हमारी टीम ने भी बहुत मेहनत करी है इसके लिए, और हमें ये मौका मिला है तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें इसके लिए हमें मौका दिया गया है कि मिलिट्री इक्विपमेंट को एक मौका मिला है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें।
डोईवाला में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। उप जिला अधिकारी ने कर्मचारियों को निर्भीक होकर लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई। तो उप जिला अधिकारी ने धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से बिना प्रभावित हुए निर्वाचन प्रक्रियाओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। तो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ये जो भी हमारे नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको यही चेतना दिलाना होता है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं जब 18 साल का हो जाता है तो ज़रूर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं और जब वोटर लिस्ट में नाम आ जाए उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें बिना किसी दबाव में आए हुए, निष्पक्ष तरीके से, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है उसको क्या है मजबूत करने में प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक मतदाता का योगदान हो सके। तो वहीं ऋषिकेश में कर्ज के चलते हुई फाइनेंसर की हत्या। तो कर्जदार ने लेन देन के चलते फाइनेंसर की हत्या की। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कर्जदार ने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में ये घटना की वारदात कैद हो गई। तो सारी वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद से इसी आधार पर आरोपी का पता चला। हत्यारों ने सबूत और पहचान मिटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई और आरोपियों को पकड़ लिया गया। राजकुमार गुप्ता हैं, मायाकुंड ऋषिकेश के रहने वाले। तो ये 15 तारीख से अपने घर से स्कूटी से निकले थे और जब उसके बाद ये वापस नहीं आए तो इनके पुत्र ने इसकी गुमशुदगी थाना ऋषिकेश में दर्ज करवाई। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो हेल्प होती हैं उससे, और जो ग्राउंड वर्क होता है, इसमें पता रसी सुराग रसी जब की तो जो सारा घटनाक्रम सामने आया कि एक सुरेश चौधरी नाम का व्यक्ति है जो कि इनको अच्छे ढंग से जानता पहचानता था। वो इनको किसी बहाने से अपने साथ ले गया और अपने 2 साथियों के साथ इसने स्मृति वन जो ऋषिकेश के पास है वहाँ इनकी हत्या कर दी और शव को एक जायलो गाड़ी में ले जाके मंडावर के पास आंशिक रूप से जला दिया ताकि उसके इस अपराध का किसी को पता न चल पाए। तो देवभूमि में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।